वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स। एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत से टर्म्स यूज होते हैं और ये टर्म्स जानने हमें बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग सीखनी है तो टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना टर्म्स को अच्छे से समझे हम जब अकाउंटिंग करेंगे और ये टर्म्स वहाँ पर आएंगे तो इसके मीनिंग को हम समझ नहीं पाएंगे और तब हम अच्छे से अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम वन बाय वन जानें। ओके, तो अकाउंटिंग के जो टर्म्स हैं उसमें जो फर्स्ट टर्म्स है डेटर। डेटर कौन होता है? किसी भी बिजनेस के लिए डेटर या डेटर्स कौन होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप किसी भी पर्सन को कोई गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो, उधार पर सेल करते हैं, वो पर्सन जिसको आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है वो आपके लिए डेटर माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपको फ्यूचर में पेमेंट करेगा। यहाँ बताया गया कि पर्सन आर फर्म्स आर कंपनी विच ओज अमाउंट टू द इंटरप्राइज ऑन ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर सर्विसेज। यानी आपने अगर कोई गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, कोई सर्विसेज दी है, आपकी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, किसी दूसरे फर्म या कंपनी को, किसी भी दूसरे पर्सन को आपने क्रेडिट पे गुड्स दी हो, सर्विस दी हो, तो वो पर्सन आपको फ्यूचर में पेमेंट करेगा। और जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तब तक उस पर्सन को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम लोग डेटर बोलेंगे। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज डेप्ट, उनके पास जो पैसा आपका बाकी है वो डेप्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टर्म मेरा है क्रेडिटर। क्रेडिटर इट इज जस्ट लाइक अपोजिट द डेटर। ये डेटर का ठीक उल्टा है। अगर आपने आपका बिजनेस है या आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, सोल है, फर्म है, कंपनी है, किसी दूसरे कंपनी, किसी दूसरे फर्म, किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से कोई भी गुड्स या सर्विस आप परचेस करते हैं, क्रेडिट पे परचेस करते हैं, उसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो कंपनी, वो फर्म, वो पर्सन जिससे आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है वो आपके बिजनेस में के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर माना जाएगा। अ पर्सन आर फर्म आर कंपनी ओज अमाउंट टू द इंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस पर्सन को आप क्रेडिटर मेंशन करेंगे अपने बुक्स में। अगला हमारा जो टर्म्स है उस टर्म्स का नाम है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? तो एसेट्स के कुछ एलिमेंट्स यहाँ देखिए बताए गए कि एसेट्स आर प्रॉपर्टी आर लीगल राइट्स। आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी जिस पर आपका कोई लीगल राइट्स है वो आपके बिजनेस के लिए आपकी एसेट्स है। आगे बताया गया कि ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल आर बिजनेस, ये इंडिविजुअल ओन करता हो या कोई भी बिजनेस ओन करता हो। टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड, और एक चीज़ और है कि उससे मनी वैल्यू अटैच, उसकी कुछ मनी वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारी एसेट्स है। दूसरे शब्दों में बताया गया कि कोई चीज़, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट कैश आर अ बेनिफिट इन द रिटर्न, कोई भी ऐसी चीज़ जो फर्म को कैश जनरेट करने में या फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करने में हेल्प करती है, तो वो उसकी एसेट्स है। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है एसेट्स को हम लोग अगर डिवाइड करना चाहें, इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें, तो हम लोग इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और जैसे कुछ पार्ट्स हमने यहाँ बताए हैं।
पहला है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड है करंट एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स एंड वेस्टिंग एसेट्स। इतने पार्ट्स में, और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने इतने ही पार्ट्स को दिखाया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फिक्स एसेट्स क्या होती है, किसी भी बिजनेस के लिए उसकी फिक्स एसेट्स क्या है। तो फिक्स एसेट्स को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, जैसे यहाँ बताया गया कि कोई भी एसेट्स विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, कोई भी एसेट्स जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज की गई है, लंबे समय तक उसका बिजनेस में हम प्रयोग करेंगे, एंड गेट नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश, और वह कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्विकली का मतलब विद इन 1 ईयर अगर हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी एसेट्स को, तो उस एसेट्स को नॉर्मली हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। इसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट ये सब आते हैं, यानी लंबे समय तक बिजनेस में यूज होती हैं और इसको कैश में कन्वर्ट करने में भी मोर देन 1 ईयर लगते हैं, तो ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। इसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक ऐसे ही करंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी बिजनेस को हेल्प करती है, ये भी एसेट्स होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है। कैश करंट एसेट्स होता है, और अदर एसेट्स भी जो कि हम लोग विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में हम अगर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी एसेट्स को, तो वह हमारा करंट एसेट्स होगा। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे टेंजेबल एसेट्स, एसेट्स a tangible assets is an assets that has physical form, ऐसी assets which can be touched, which can be seen, जो फिजिकली हो प्रेजेंट आपके बिजनेस में या आपके पास, वो आपकी टेंजेबल एसेट्स है। टेंजेबल एसेट्स इंक्लूड बोथ, टेंजेबल एसेट्स में फिक्स एसेट्स भी आती है और करंट एसेट्स भी आती है। इसमें मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड और करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, फिजिकली प्रेजेंट हो, फिजिकली दिखाई दे। अगला इंटेंजेबल एसेट्स, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारी इंटेंजेबल एसेट्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एंड ब्रांड रिकग्निशन, ऑल ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो इंटेंजेबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? तो वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। वेस्टिंग एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसका एक लिमिटेड टाइम होता है और ये समय के बीतने के साथ साथ ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, जैसे कि कोल माइन, जैसे कि ऑयल वेल, ये सब हमारी वेस्टिंग एसेट्स है। कोल माइन से कोल रेज करेंगे और कुछ समय बाद धीरे धीरे उस कोल कम होता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि ये एसेट्स की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वेस्टिंग एसेट्स इज ऑफ्टन यूज्ड अंटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट। ए वेस्टिंग एसेट्स इज आल्सो रिफर्ड टू एज ए कंज्यूम्ड एसेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिंग एसेट्स नेचुरल गैस, ऑयल, टिम्बर एंड कोल। ये वेस्टिंग एसेट्स है, इसको जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे, रेज करेंगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू ओवर टाइम खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट एसेट्स तो कंप्लीट हो गई। अब हमारा अगला जो टर्म है उसका नाम है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज मीन्स द अमाउंट विच द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। लायबिलिटीज वो अमाउंट होती है जो कोई भी बिजनेसमैन आउटसाइडर से ओज करता है, दैट इज एक्सपेक्टिंग द प्रोप्राइटर्स। लेकिन इसमें प्रोप्राइटर्स को छोड़ करके और जो कुछ भी बिजनेस बाहर से ओज करता है उसको हम लोग लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इसमें यानी कि कैपिटल नहीं आती, यानी लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स
माइनस कैपिटल। यानी जो प्रोप्राइटर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करता है उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी फर्म बाहर से ओस करती है उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा है लायबिलिटीज को और कैन बी क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। यानी लायबिलिटीज आल्सो कैन बी classified into two parts, long term liabilities and current liabilities. What is the long term liabilities? देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस में एक लंबे समय तक बनी रहे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी दैट बिकम्स ड्यू मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से ज्यादा ऑब्लिगेशन बना रहे वो लॉन्ग टर्म है। इन अकाउंटिंग दे फॉर्म अ सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट that listed liabilities not due within the next 12 months, including debenture, loan, deferred tax liability, pension obligation। ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है और इसको पे करने में मोर देन 1 ईयर लगता है, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट है करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अमाउंट ड्यू टू बी पेड टू क्रेडिटर विद इन 12 मंथ। कोई भी ऐसा अमाउंट जो विद इन 1 अकाउंटिंग साइकिल, एक अकाउंटिंग ईयर में हम उसको पेमेंट कर सकते हों लगभग, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बिल्स पेबल आता है, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बैंक लोन आता है, ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बीपी आता है, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट। अब गुड्स क्या होता है हम समझें। तो गुड्स कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसमें बिजनेसमैन डील करता है। यानी जिस भी, अगर समझ लीजिए कि आपकी ट्रेडिंग फर्म है और आप गुड्स परचेस करते हैं सेल करने के लिए, कोई भी कमोडिटी परचेस करते हैं रीसेल करने के लिए, तो आपका गुड्स है। तो गुड्स क्या है? दे रिफर टू आइटम्स फार्मिंग पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एनी एंटरप्राइजेस। कोई भी इंटरप्राइजेस कोई भी रॉ मटेरियल खरीदता है, उससे वो कन्वर्ट करता है अगर उसको फिनिश्ड गुड्स में, तो वो भी उसका गुड्स है। विच आर परचेज आर मैन्युफैक्चर्ड विथ ए पर्पज ऑफ सेलिंग, जो खरीदा जाता हो बेचने के लिए, वो भी गुड्स है। इन अदर वर्ड्स दे रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच एन इंटरप्राइजेज इज डीलिंग। इसका मतलब इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें कोई भी इंटरप्राइज डील करता है, वो आपके क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। ऐसे ही स्टॉक आर इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक इज द टेंजेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। स्टॉक कोई भी टेंजेबल प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी इंटरप्राइज के पास होती है फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो सेल करने के लिए और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज कर लेते हैं। मींट फॉर सेल आर सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस। प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू सरप्लस होता है ओवर इट्स कास्ट, कास्ट पे सरप्लस होता है रेवेन्यू का। प्रॉफिट इज कैटेगराइज्ड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर ओवर इट्स कास्ट, यानी सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेज। में कास्ट ऑफ गुड्स भी माइनस करते हैं और सेल में से कास्ट ऑफ गुड्स माइनस करते हैं, और वो सारे एक्सपेंसेज माइनस करते हैं जो रिलेटेड होते हैं उस बिजनेस से। इन केस एक्सपेंसेज आर मोर देन द रेवेन्यू, इट इज नेट लॉस। और अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तो तब होगा जब हमारे सेल में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेज माइनस हो जाएंगे, तो वो नेट प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपेंसेज ज़्यादा है हमारे प्रॉफिट से, हमारे सेल से, तो हमारा नेट लॉस होगा। नेक्स्ट है लॉस। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू विच में फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। अगर एक्सपेंसेज ज़्यादा है रिलेटेड रेवेन्यू से तो हमारा लॉस होता है। इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। इस लॉस से ओनर्स की इक्विटी भी कम होती है। इट आल्सो रिफर्स टू मनी आर मनी इज वर्थ लॉस्ट आर कास्ट इनकर्ड अगेंस्ट विच द इंटरप्राइजेज रिसीव्स नो बेनिफिट कैश आर गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट। गुड्स चोरी हो गया जिससे रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, वो भी हमारा लॉस है।
It also arises from events of non-recurring nature, loss on sale of fixed assets. और नॉन रिकरिंग नेचर से भी अराइज हो सकता है, अगर आपने कोई फिक्स एसेट सेल कर दिया, उससे आपका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो वो भी लॉस माना जाता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? एंड एक्सपेंसेस इज द अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू। यानी कोई भी गुड्स या सर्विसेज के बेचने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करने से रिलेटेड होते हैं, वो सब एक्सपेंसेज होते हैं। एक्सपेंसेज इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स आर सर्विसेज। जो भी थिंग्स और सर्विसेज हम यूज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उसमें एक्सपेंसेज उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेज और कास्ट हम यूज़ करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो हमारा एक्सपेंसेज होता है। एक्सपेंसेज इज दैट पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर विच हैज़ बीन कंज्यूम ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। और एक्सपेंसेज एक्सपेंडिचर का वो पार्ट भी होता है जिसको हम लोग करंट अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि डिप्रिशिएशन जो है कि वो एक्सपेंसेज होगा, जितनी फिक्स एसेट्स हमने करंट अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर ली उस एसेट से रिलेटेड, वो हमारा एक्सपेंसेज माना जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेज आर सैलरी, वेजेज, रेंट, ETC। ये हमारे एक्सपेंसेज के एग्जाम्पल है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग है। एक्सपेंडिचर का मतलब देखिए कि कोई भी एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो स्पेंट होता है या लायबिलिटी इनकर्ड होती है, जिसके बदले में वैल्यू रिसीव्ड होती है। एन एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। कोई वैल्यू रिसीव्ड होती है उसके बदले में, अगर या कोई लायबिलिटीज इनकर्ड होती है उसके बदले में, तो वो एक्सपेंडिचर होता है। कोई वैल्यू हमें रिसीव होती है। एन एक्सपेंडिचर इज द पेमेंट ऑफ मनी सेक्रीफाई फॉर ए बेनिफिट रिसिप्ट। कोई बेनिफिट हम रिसीव करते हैं, उसके बदले में जो भी हम मनी सेक्रीफाई करते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर दो तरह का हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो अमाउंट है जिसको हम लोग खर्च करते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। दैट आर कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जिसको कि हम अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेंगे। इट इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द ग्रॉस इनफ्लोज, कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन एराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में चाहे हम गुड्स को सेल करते हैं, उससे जो भी कैश या जो भी रिसीवेबल होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है, चाहे गुड्स बेचने से चाहे सर्विस को देने से। एंड यूज बाई अदर्स ऑफ इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, इंटरप्राइजेज के रिसोर्सेज को यूज करते हैं इसके लिए हम, और इसमें इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट, कमीशन, ये सब हमारे रेवेन्यू है कि हमारा जो सेल से पैसा रिसिप्ट होता है, गुड्स को सेल करने से रेंट जो रिसीव होता है, कमीशन जो रिसिप्ट होता है, वो सब रेवेन्यू आता है। इनकम क्या होती है? इनकम इज़ द प्रॉफिट। इनकम वो प्रॉफिट है जो कि अर्न करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड में। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज इज कॉल्ड इनकम। यानी रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेज माइनस कर दें तो इनकम होगा। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। अब ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स जो टर्म है, ड्राइंग्स का मतलब यह है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से कुछ भी कैश या गुड्स यूज़ लेता है तो वो उसका ड्राइंग्स माना जाएगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ गुड्स विच द प्रोप्राइटर और अ पार्टनर टेक्स हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज़। सपोज आप अपने बिजनेस के पैसे से अपने घर के बच्चों की फ़ीस अगर पेड करते हैं, तो वो जो पैसा आप पेड करते हैं फीस का बिजनेस के कैश से, वो आपका ड्राइंग्स माना जाएगा। या आप अपने बिजनेस से कुछ चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपका ड्राइंग्स माना जाएगा। और नेक्स्ट है कैपिटल क्या होती है?
तो कैपिटल का मतलब सीधे सीधे ये है कि बिजनेस, किसी भी बिजनेस में उस बिजनेस का ओनर जो भी कैश, जो भी मशीन, जो भी स्टॉक, जो भी थिंग बिजनेस में लगाता है अपने बिजनेस को करने के लिए, शुरू करने के लिए, या बीच में भी एडिशनल जो भी पैसे देता है, वो उसकी कैपिटल होती है. इट मीन्स द अमाउंट in terms of money or assets having money value which the proprietor has invested in the business and can claim from it. It is liability of the business towards the owner. ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ओनर के लिए. इट इज़ बिकॉज ऑफ बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में ये लाइबिलिटी होती है ओनर के लिए. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. अगर एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो हमारा कैपिटल हो जाएगा. गेन क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल आर बिजनेस. जो इंसिडेंटल होता है, इंसिडेंटल नेचर का होता है बिजनेस से, वो गेन उसको बोलते हैं. जैसे कि आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया या फिक्स एसेट सेल कर दिया. अब जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा वैल्यू में आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, फिक्स एसेट सेल कर दिया, तो जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू और सेल प्राइस में, वो आपका गेन माना जाएगा. ये इंसिडेंटल नेचर का होता है, कभी कभी होता है. गेन्स में भी ऑपरेटिंग गेन और नॉन ऑपरेटिंग गेन भी हो सकता है. वाउचर क्या होता है? इट इज़ द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. वाउचर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है. ऐसा एविडेंस जिसको कि हम कहीं भी प्रूफ के रूप में प्रेजेंट कर सकते हों. जैसे कैश मेमो इसके एग्जांपल हैं, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, डेबिट और क्रेडिट नोट, ये सब वाउचर के हमारे एग्जांपल हैं. और ये वाउचर क्रिएट होता है, उसके बाद ही बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं. ओके, थैंक यू. मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं.